हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तोमर क्लासेस फॉर पीसीएम। मैं नरेंद्र तोमर एक बार फिर आपके सामने 12th क्लास पहला चैप्टर वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र के नए टॉपिक एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण के साथ। ये टॉपिक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक बोर्ड परीक्षा के माध्यम से इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो एक बार चलते हैं और अपनी चारों दिशाओं से अपने दिमाग को हटाते हुए मेरे साथ जुड़ने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये टॉपिक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है और मैं इसको और भी ज़्यादा सरल तरीके से आपको बताना चाहूँगा। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए हमेशा लाता रहता हूं। तो चलते हैं। किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। आघूर्ण ये देखिए मैं कहां तक आ रहा हूं। तो टॉपिक है किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण। बहुत अच्छा टॉपिक है, बड़ा प्यारा सा टॉपिक है। इस टॉपिक को और भी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट मानते हुए बहुत बारीकी से समझाने का प्रयास करूंगा और आई होप, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको भी ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलते हैं। देखो, अगर हमारे पास में कोई वैद्युत क्षेत्र है, माना कि ये हमारे पास में कोई वैद्युत क्षेत्र है, ये कोई वैद्युत क्षेत्र है आपके पास में ई एक वैद्युत क्षेत्र है जिसमें कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है और ये वैद्युत द्विध्रुव का ए पॉइंट है और ये वैद्युत द्विध्रुव का बी पॉइंट है। इस वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू, मतलब इस बिंदु पर माइनस क्यू आवेश है और इस बिंदु पर प्लस क्यू आवेश है। मतलब बी बिंदु पर जो रखा हुआ है वो माइनस मतलब प्लस क्यू आवेश है और ए बिंदु पर जो रखा हुआ है वो माइनस क्यू आवेश है। और इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो ए से लेकर बी तक जो दूरी है वो मान लीजिएगा 2l है। कितनी है? 2l। अब एक बात सोचिएगा, अगर हमारे पास में दो आवेशों से कोई वैद्युत द्विध्रुव मिलकर बना हुआ है जो किसी वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा हुआ है, मतलब ये वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाता है। मतलब वैद्युत क्षेत्र हमारा इधर डायरेक्शन में है तो ये वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाता है और ये रखा हुआ है। अब ये दोनों मतलब इसके दो आवेश हैं, एक प्लस क्यू आवेश और एक माइनस क्यू आवेश। जैसा कि आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये कहती है कि अगर हमारे पास में वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश आ जाता है तो उस पर एक बल कार्य करता है। तो यहां पर भी जाहिर सी बात है, वैद्युत द्विध्रुव में दो आवेश हैं तो दोनों आवेशों पर कोई ना कोई बल कार्य करेगा और उस बल का मान अगर हम निकालेंगे तो उस बल का मान निकाल सकते हैं F बराबर QE फॉर्मूला से, क्योंकि E वैद्युत क्षेत्र है, Q कोई आवेश है और F उस पर लगने वाला बल है। जब वैद्युत क्षेत्र में कोई Q आवेश रखा होता है तो उस पर लगने वाला जो F बल है वो F बराबर होता है QE। यहां तक तो हमें समझ में आ गया। तो जाहिर सी बात है कि इसमें दो बल कार्य करेंगे, एक इस वाले
वाले आवेश पर बल कार्य करेगा और एक इस वाले आवेश पर बल कार्य करेगा। अब जैसा कि एक आवेश प्लस है और एक आवेश माइनस है, तो दोनों की जो डायरेक्शन होगी बलों की वो अलग अलग होगी, क्योंकि आवेश दोनों के अलग अलग हैं। मतलब वैसे क्वांटिटी में बराबर हैं, परंतु उनकी दिशाएं अलग अलग हैं, क्योंकि एक प्लस आवेश है और एक माइनस आवेश है। तो जाहिर सी बात है उन पर लगने वाले बल की भी दिशा अलग होगी। अगर एक बल की दिशा इधर है तो एक बल की दिशा इधर होगी। इधर वाले बल का मान जो होगा वो F बराबर QE होगा और इधर वाले बल का भी मान F बराबर QE होगा, परंतु डायरेक्शन माइनस और प्लस चिन्ह के आधार पर एक की डायरेक्शन इधर होगी तो एक की डायरेक्शन इधर होगी। आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से ये चित्र भी समझ में आ रहा होगा। इसी के आधार पर हम इस डेरिवेशन को आगे बढ़ाएंगे। अगर सबसे पहले आपने क्या माना, एक वैद्युत द्विध्रुव माना और ऐसा माना कि वो वैद्युत द्विध्रुव प्लस Q और माइनस Q आवेश से मिलकर बना है और इन दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी है वो 2L है। अब इस वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण पर किसी वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो इस पर जो दोनों आवेश इसमें उपस्थित है उन दोनों आवेशों पर बल कार्य करेगा और एक बल की दिशा दूसरे बल की दिशा से विपरीत होगी, क्योंकि आवेश भी एक दूसरे के विपरीत है। यहां तक तो आपको समझ में आ चुका होगा। अब एक बात सोचिएगा, अगर हमारे पास में कोई ऐसे रखा हुआ है और इस पर एक बल इधर कार्य कर रहा है और एक बल इधर कार्य कर रहा है, परंतु दोनों बलों की वैल्यू बराबर है। मतलब F बराबर ये भी 10 न्यूटन है और F बराबर ये भी 10 न्यूटन है। अगर दोनों बलों की बराबर वैल्यू है तो एक बल इस पर इधर लग रहा है और एक बल इस पर इधर लग रहा है, तो जाहिर सी बात है ये बल इसको इधर खींचने की कोशिश करेगा और ये इधर लगेगा, तो ये चीज जो है वो ऐसे घूमती हुई उसी डायरेक्शन में आ जाएगी जिस डायरेक्शन में वैद्युत क्षेत्र है। मतलब ये धीरे धीरे ये चीज घूमती हुई ऐसे करके बिल्कुल वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में आ जाएगी। मतलब ये वैद्युत जो द्विध्रुव है, ये वैद्युत द्विध्रुव ये घूमता हुआ बिल्कुल इस डायरेक्शन में आ जाएगा। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का काम ही यही होता है, जो वैद्युत द्विध्रुव के बल युग्म का आघूर्ण होता है, मतलब दो ऐसे बलों का युग्म जो किसी थीटा कोण पर रखे हुए वैद्युत द्विध्रुव को घुमाकर वैद्युत क्षेत्र में स्थापित कर दे। मतलब उसकी डायरेक्शन वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन के बराबर हो जाए, मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाए, तो उसी लगने वाले बल युग्म को, मतलब बल युग्म को ही बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। बल युग्म का आघूर्ण जो होता है, मतलब अगर हमारे पास में ये वैद्युत द्विध्रुव है तो इस कोने पर एक बल कार्य करेगा और एक इस बल कोने पर कार्य करेगा। ये इसको इधर साइड ले जाएगा तो ये इसको ऊपर उठाता हुआ ले जाएगा। तो यही वैद्युत द्विध्रुव धीरे धीरे लगता हुआ इस डायरेक्शन में आ जाएगा और यही वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है। तो आप ये कह सकते हैं कि किसी वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण पर यदि रखा गया है तो बल युग्म के आघूर्ण के कारण वो वैद्युत द्विध्रुव बिल्कुल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आ जाएगा और इसी बल युग्म को कहते हैं बल युग्म का आघूर्ण। यहां तक तो आपको समझ में आ चुका है, परंतु आपके मन में यह होगा कि बल युग्म का आघूर्ण, अब देखिएगा बल युग्म का आघूर्ण एक्चुअल में बराबर किसके होता है, तो बल युग्म का आघूर्ण बराबर होता है कोई एक बल, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं क्वांटिटी में, तो कोई एक बल इनटू उन दोनों बलों के क्रिया रेखा की बीच की दूरी, क्रिया रेखा के बीच की दूरी। मतलब हमारे पास में जो बल युग्म का आघूर्ण होता है, कोई एक बल उसमें से ले लीजिएगा जो दो बल हैं और उन दोनों के क्रिया रेखा की जो बीच की दूरी है। अब आपके मन में आ रहा होगा क्रिया रेखा किसे कहते हैं, तो जैसे हमारे पास में एक बल ये लग रहा है तो इसकी रेखा को बढ़ा दीजिएगा, मतलब ये, और एक बल ये लग रहा है तो इसकी रेखा को बढ़ा दीजिएगा, मतलब ये। इन दोनों के जो बीच की दूरी होती है यही क्रिया रेखा के बीच की दूरी होती है, मतलब यहां से ले लीजिएगा, ये क्रिया रेखा के बीच की दूरी है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि क्रिया रेखा के बीच की दूरी क्या है। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा कि ये मतलब क्या है।
बल युग्म का आघूर्ण बराबर होता है कोई एक बल तथा दोनों बलों के बीच की क्रिया रेखा की दूरी। मतलब जो क्रिया रेखा के बीच की दूरी होती है उनमें से, मतलब दो बल में से कोई एक बल ले लीजिएगा और उन दोनों बलों के क्रिया रेखा के बीच की दूरी दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वो बल युग्म का आघूर्ण निकल आता है। तो समझ में तो आ ही गया होगा आपको। अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिखना कि हाँ हमको समझ में आ चुका है। तो आगे बात करते हैं। अब यदि हम इस डायग्राम के बारे में बताएं तो देखो यहां पर अगर हम देखें क्रिया रेखा के बीच की दूरी अगर हमें भी निकालनी पड़े तो इस रेखा को पीछे खींचेंगे, यहां से ये दूरी क्रिया रेखा के बीच की दूरी कहलाएगी और इस बिंदु को अपनी तरफ से दे दीजिएगा O बिंदु। मतलब जो BO है यही क्रिया रेखा के बीच की दूरी है। हमारे पास में जो BO दिख रही है हमें, यही हमारे पास में क्रिया रेखा के बीच की दूरी है। मतलब एक बल इधर काम कर रहा है, एक बल इधर काम कर रहा है, तो यही बीच की दूरी क्रिया रेखा के बीच की दूरी है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। बल हमारे पास में मिल ही गया, F बराबर QE, क्रिया रेखा के बीच की दूरी हमें मिली गई ये वाली, लेकिन इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे वो आगे आपको समझ में आ जाएगा, इसको हमें निकालना भी है। तो आई होप यहां तक तो आपको समझ में आ ही चुका होगा। थोड़ा इस डायग्राम के बारे में हम ऊपर लिख देते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। उससे पहले मैं इसको रफ कर देता हूं, ये चीज आपको समझ में आ चुकी है। तो ये चीज मैंने आपके सामने रफ कर दी, मतलब ये चीज आपको समझ में आ चुकी थी तो मैंने इसे रफ कर दिया। अब देखिएगा, माना कि कोई वैद्युत द्विध्रुव AB प्लस Q व माइनस Q आवेश से मिलकर बना हुआ है तथा इन आवेशों के बीच की दूरी (2L) है। ये दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है। यह वैद्युत द्विध्रुव E वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा है। थीटा कोण बनाते हुए रखा है। तब अगर आपके पास में इस डायग्राम के बारे में जैसे आपने बताया तो आप आसानी से बता चुके हैं। माना कि कोई वैद्युत द्विध्रुव है AB जो प्लस Q व माइनस Q आवेश से मिलकर बना हुआ है तथा इन आवेशों के जो बीच की दूरी है वो 2L है। यह वैद्युत द्विध्रुव E मतलब जो वैद्युत द्विध्रुव है वो E वैद्युत क्षेत्र से, मतलब ये वैद्युत द्विध्रुव है वो E वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा हुआ है। तब इस वैद्युत द्विध्रुव पर एक बल युग्म का आघूर्ण कार्य करेगा जो इसे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करेगा। अब आपके मन में आ रहा होगा इस शब्द को सुनकर कि ये बल युग्म का आघूर्ण होता क्या है। तो एक्चुअल में जनरली हमने इसका फॉर्मूला लिखा है, बल युग्म का आघूर्ण बराबर होता है कोई एक बल गुणा दोनों बलों के क्रिया रेखा के बीच की दूरी। तो आप इसको सिंपल डेफिनेशन में अगर कोई पूछने भी लग जाए जैसे आपसे कि एक्चुअल में बल युग्म का आघूर्ण किसे कहते हैं, तो आप लिख भी सकते हैं बल युग्म का आघूर्ण
बल युग्म का आघूर्ण किसी एक बल तथा दोनों बलों के क्रिया रेखा के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। इसे ताव से प्रदर्शित करते हैं। इसे बोलते हैं ताव। तो आप ये कह सकते हैं बलयुग्म का आघूर्ण किसी एक बल तथा दोनों बलों के क्रिया रेखा के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है तथा इसे टाव से प्रदर्शित करते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जब हमारे पास में किसी एक ही चीज पर उसके दोनों कोनों पर एक बल इधर लग रहा है और एक बल इधर लग रहा है, मतलब एक की डायरेक्शन इधर और एक की डायरेक्शन इधर, बीच में कोई चीज रखी हुई है। अब मान लीजिएगा दो बल लग रहे हैं और दोनों की दिशाएं अलग अलग हैं, मतलब एक इधर और एक इधर। तो एक बल उसको इधर ले जाएगा और दोनों बलों की जो क्वांटिटी है, मतलब जो परिमाण है, वो बराबर है। तो इतना बल इधर लगेगा, उतना ही बल इधर लग रहा है, तो वो चीज घूमेगी, ना कि वो उसको इधर ले जाएगा वो इसे इधर ले जाएगा, नहीं, वो चीज वो इसको इधर ले जाएगा वो इसे इधर ले जाएगा, तो वो चीज रोटेट करना प्रारंभ कर देगी। उसी को कहते हैं बलयुग्म का आघूर्ण। बलयुग्म का आघूर्ण दोनों लगने वाले बलों में से कोई एक बल ले लीजिएगा, क्योंकि दोनों ही क्वांटिटी में बराबर है, तो एक बल ले लीजिएगा और उनके बीच की जो क्रिया रेखा की दूरी है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वही बलयुग्म का आघूर्ण निकल आता है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। जब तक कि हम इस डेरिवेशन को आगे बढ़ाएं, आप एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो ले लीजिएगा। देखिएगा, अब आगे चलते हैं। बलयुग्म के आघूर्ण को टाव से प्रदर्शित करते हैं। तो टाव कोई एक बल मतलब F इनटू क्रिया रेखा के बीच की दूरी। क्रिया रेखा के बीच की दूरी ये है, मतलब O और B, तो आप ये कह सकते हैं OB। OB कैसे? क्योंकि एक बल इधर लग रहा है और एक बल इधर लग रहा है, तो इन दोनों के जो बीच की दूरी है यही क्रिया रेखा के बीच की दूरी है, ये है OB। अब OB को यदि हम निकालें हैं तो त्रिभुज से निकाल सकते हैं। तो आप यहां पे लिख सकते हैं त्रिभुज ABO से या AOB से, मतलब इन दोनों त्रिभुज, मतलब त्रिभुज को कंसीडर कर सकते हैं। तो A से ABO से अगर हमारे पास में देखें, अगर ये थीटा है तो ये लंब होगा और ये कर्ण होगा। कर्ण की वैल्यू हमें मालूम है, लंब की ज्ञात करनी है, तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। लंब और कर्ण हमारा साइन थीटा में होता है, तो आप कह सकते हैं साइन थीटा बराबर लंब, लंब बोले तो BO और कर्ण बोले तो AB। तो ये हमारे पास में BO बराबर हो जाएगा AB साइन थीटा, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर पहुंच जाएगा। जब ये इधर पहुंच गया तो BO बराबर हो जाएगा AB cos थीटा, और AB की वैल्यू भी दे रखी है 2L, तो ये हो जाएगा 2L, सॉरी cos थीटा बोल चुके थे हम, साइन थीटा, तो 2L साइन थीटा, ये BO की वैल्यू आ गई। अब यहां पर अगर हम इसे समीकरण नंबर 1 देते हैं, तो समीकरण 1 में F की वैल्यू कितनी है? QE, तो F बराबर QE तथा BO बराबर 2L साइन थीटा रखने पर तो क्या हो जाएगा? ये टाव है तो टाव बराबर F की वैल्यू तो आप कहोगे QE इनटू OB की वैल्यू या BO की वैल्यू 2L साइन थीटा। अगर यहां से देखें तो 2QL, तो आप ये टाव बराबर यहां से लिख सकते हैं, इसे पहले इधर देख लीजिएगा।
टाउ बराबर 2QLE और ये साइन थीटा। 2QL आप जानते हैं, 2QL बराबर होता है P, तो आप कह सकते हैं टाउ बराबर PE, क्योंकि 2L की जगह पे तो P आ जाएगा E और ये हो जाएगा साइन थीटा। तो टाउ बराबर निकल के आ जाएगा PE साइन थीटा। आई होप ये डेरिवेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मेरा पूरा विश्वास है कि ये डेरिवेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और अगर ये डेरिवेशन आपको समझ में आई है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशनों को मैं इसमें लगाकर आपको दिखा सकता हूं, जिसके आधार पर ये डेरिवेशन आपके लिए कंप्लीट हो जाएगी और ये चैप्टर का एक हिस्सा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप एक बार टाउ बराबर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद में आगे चलते हैं। इसका मतलब टाउ का जो फाइनल डेरिवेशन हमारे पास में प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है PE साइन थीटा। इसका मतलब जो हमारे पास में फाइनल टाउ का जो डेरिवेशन प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है PE साइन थीटा। बड़ी आसान सी डेरिवेशन थी, इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, उन्हें हम रखते हैं। देखो, पहली कंडीशन क्या हो सकती है? शर्त नंबर 1, शर्त नंबर 1, पहली कंडीशन क्या हो सकती है? यदि थीटा बराबर 0 अंश हो। जब थीटा बराबर 0 होगा तो टाउ बराबर PE साइन थीटा होता है, और थीटा की वैल्यू 0 लगा दी तो टाउ बराबर PE साइन 0। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0, तो टाउ बराबर PE इंटू 0, और 0 की किसी में मल्टीप्लाई करते हैं तो टाउ बराबर 0। इसका मतलब ये हो गया कि यदि हमारे पास में वैद्युत द्विध्रुव यदि किसी वैद्युत क्षेत्र से 0 एंगल बनाता है तो बल एवं का आघूर्ण का मान जो होगा वो 0 होगा। आई होप आपको समझ में आ गई होगी पहली शर्त। दूसरी शर्त पे चलते हैं। दूसरी शर्त क्या हो सकती है? अगर हमारे पास में शर्त नंबर 2, शर्त नंबर 2, यदि थीटा बराबर 180, यदि थीटा बराबर 180 है तो टाउ बराबर होता है PE साइन थीटा, और थीटा की जगह पे 180 लगा दिया तो PE साइन 180, और साइन 180 की अगर वैल्यू देखें तो 0 होती है, तो टाउ बराबर PE इंटू 0, मतलब टाउ फिर भी हो गया 0। कहने का मतलब यदि वैद्युत क्षेत्र से वैद्युत द्विध्रुव 180 अंश का कोण बनाता है तब भी टाउ का मान 0 होगा, मतलब कोई भी बल एवं का आघूर्ण नहीं लगेगा। आई होप आपको समझ में आ गई है दूसरी शर्त भी। अब चलते हैं तीसरी शर्त पे। तीसरी शर्त क्या कहती है? शर्त नंबर 3, शर्त नंबर 3, शर्त नंबर 3 क्या कहती है? यदि थीटा बराबर 90 अंश तो टाउ बराबर होता है PE साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू 90 लगा दी तो ये हो जाएगा PE साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो आप कह सकते हैं टाउ बराबर PE इंटू 1, मतलब टाउ बराबर PE। और तीनों कंडीशन में यदि आप देखोगे तो टाउ का सबसे महत्तम मान यही है, इसी को हम कहते हैं टाउ मैक्सिमम बराबर PE। अगर कोई पूछे कि टाउ का मैक्सिमम मान कब प्राप्त होता है, मतलब महत्तम मान कब प्राप्त होता है, मतलब अधिकतम मान कब प्राप्त होता है, तो आप कह सकते हैं जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र से 90 अंश का कोण बनाता है। तो आई होप ये डेरिवेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मुझे पूरा विश्वास है यदि आपको ये डेरिवेशन समझ में आई होगी तो आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं। बात चैप्टर की है। चैप्टर हमारा 2 भागों में बटा हुआ है, मतलब पहला भाग जो चैप्टर का है वो है कूलाम का नियम, तो उस वाले की पोर्शन इसकी खत्म होती है। दूसरी जो पोर्शन है वैद्युत क्षेत्र, जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लाऊंगा।
उससे पहले जितना आप आज तक या अब तक जो करा दिया है उसको आप बार बार कॉपी पर लिखकर अपने नोट्स बनाइएगा और उसको प्रिपेयर करिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। अच्छा, ये तो रही पढ़ाई की बात। हमारा मेन उद्देश्य पढ़ाना भी नहीं है, और ना ही पढ़ाना के साथ साथ हमारा मेन उद्देश्य आपको सोशली थोड़ा इम्प्रूव करना भी है। देखिएगा, जनरली पढ़ाई की बहुत बड़ी मान्यता है अपने आप में, क्योंकि पढ़ने के बाद इंसान बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच सकता है। परंतु उसके साथ साथ इंसान को सोशली भी होना चाहिए, मतलब सामाजिक भी होना चाहिए। और सामाजिक इंसान बनने के लिए हमें कुछ जो हमारे पुराने मर्यादा है, या जो हमारे पुराने पूर्वज हैं, या जो हमारे पहले लोग हैं, या जो पहले महान लोग हैं, उनसे कुछ सीखने को मिलता है। उन्हीं महान लोगों में बहुत सारे महान लोगों के नाम आते हैं जिन्होंने वास्तविक जीवन में इंसान को जीने का एक महत्वपूर्ण मतलब अपनी एक क्रिया विधि दी, कि जैसे हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं वैसी हर इंसान को अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। उन्हीं इंसानों में एक बहुत महत्वपूर्ण इंसान, जिनके नाम लेने से पहले हर इंसान को बार बार श्री का उपयोग करना चाहिए, श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिन्होंने इंसान को एक वास्तविक जीने का सुनहरा मौका दिया, कि जैसे मैं एक भगवान होते हुए अगर मानव जाति में आया हूं तो हमें कभी भी कठिनाइयों से दूर नहीं भागना चाहिए, हमें कभी भी परेशानियों से दूर नहीं भागना चाहिए, हमें उन्हें ग्रहण करना चाहिए। चाहते तो भगवान अपना जीवन ऐसो आराम से जी सकते थे। अगर भगवान अपना जीवन ऐसो आराम से जीते तो वो सिर्फ राम बनकर रह जाते, वो सिर्फ दशरथ के एक पुत्र बनकर रह जाते। लेकिन उन्होंने संघर्षों का सामना किया, वनवास में गए, राक्षसों का वध किया, अच्छे अच्छे उनके मित्र मिले, उनके चाहने वाले मिले, और जब वापस लौट के अयोध्या में आए तो वो सिर्फ राम नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाई। तो आपको ऐसो आराम छोड़कर अपनी जिंदगी में जितने भी ऐसो आराम हैं, या जो बाकी लोग आपके सामने, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ऐसो आराम से अपनी जिंदगी जीते हैं, जिनको देखकर कभी कभी आपका भी मन ये लगता है कि हमें भी ऐसो आराम की जिंदगी जीनी चाहिए, हमें मेहनत नहीं करनी चाहिए, हमें पढ़ाई पर दिल नहीं लगाना चाहिए। तो आई होप आप बहुत जल्दी से समझ जाओगे, ऐसो आराम से कभी भी नाम नहीं होता है। नाम अगर होता है तो मेहनत से होता है, और मेहनत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि मेहनत से जब एक भगवान मानव जाति में आने के बाद एक राम से मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाते हैं। मुझे पूरा विश्वास है, और ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हम भगवान के पूरे गुण तो कभी प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भगवान तो वो थे जो भाई के लिए एक सच्चे भाई बने, पिता के लिए एक सच्चा पुत्र बने, अपनी पत्नी के लिए एक सच्चे पति बने। तो उन्होंने तो वो सब कुछ करके दिखाया जो हमारी एक सिर्फ कल्पना है, अगर हम उसको सोचें तो हम कभी भी वास्तविकता में उस पर खरा नहीं उतर पाएंगे। लेकिन उनके कुछ गुणों को हम अपने अंदर विलीन कर सकते हैं, अपने अंदर फॉलो कर सकते हैं, अपने द्वारा फॉलो कर सकते हैं, जिसके आधार पर हम थोड़ा सा अपना नाम इस चराचर संसार में अपनी एक पहचान बना पाएंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने माता पिता, वो पिता जो अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत सिर्फ आपकी पढ़ाई लिखाई पर आपके लिए खर्च करता रहता है, एक वो पिता जो तुम्हारे बराबर हो जाने पर, मतलब जब तुम उनके बराबर हो जाते हैं, मतलब तुम्हारी एज और उनकी एज लगभग बराबर सी लगती है, मतलब लंबाई चौड़ाई में, तो वो अपने सब्र ऐसो आराम आपके नाम कर देता है। एक ऐसे पिता के लिए, वो माता पिता वो माँ जो बचपन से आपके लिए एक सपना देखती है कि मेरा बच्चा बड़ा होगा तो हमारा नाम रोशन करेगा, समाज में अपनी एक अस्तित्व बनाएगा, जिसके नाम से हमें जाना जाएगा। तो उस माता पिता के कुछ करने के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। आपको ज्यादा से ज्यादा लगन से मेहनत करनी चाहिए। मेहनत करके उस माँ के सामने आपको एक अपना एक वजूद दिखाना चाहिए कि हाँ माँ, तूने जो सोचा, तुमने जो सोचा, बचपन से जो आज तक हमारे बारे में सोचते आए, हमने वो करके दिखा दिया आपके बारे में, या अपने द्वारा वो काम कर दिया जिससे आपका नाम हमेशा और हमेशा दुनिया में जाना जाएगा। आपको एक अच्छा पुत्र बनना है, आपको एक अच्छा भाई बनना है, आपको एक अच्छा
शिष्य बनना है तो मुझे पूरा विश्वास है आज से तुम अपने जीवन में थोड़ा सा प्रयत्न करेंगे, पढ़ाई पर ज्यादा फोकस देंगे। चराचर संसार की जिज्ञासाएं जैसी हैं उन जैसी आपकी जिज्ञासा नहीं होगी। आप माता पिता का कभी भी अपनी बदौलत नाम को बदनाम नहीं होने दोगे। वो माता पिता हमेशा आपके लिए सोचते हैं कि हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे हमारा बच्चा स्वाभिमान के साथ में जिंदगी ना जी पाए। वो हमेशा यही सोचते हैं हमें अच्छे अच्छे काम करने चाहिए ताकि हमारा बच्चा एक स्वाभिमान जिंदगी जिए। बहुत वो अपने मन में सोचते हैं। कभी वो ऐसा कोई काम नहीं करते जिससे आपका नाम बदनाम हो, जिससे आपको किसी लज्जा का सामना करना पड़े। तो आई होप आपको भी कभी भी अपने माता पिता मतलब ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे माता पिता के आदर्शों पे, माता पिता के को पोषण किया गया है आपका, तो उस पोषण पर, पालन पोषण पर कोई उंगली उठा सके। तो आपको अपने माता पिता के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, मतलब मेहनत करनी चाहिए। इस उम्र में आप सिर्फ और सिर्फ मेहनत मतलब पढ़ाई ज्यादा से ज्यादा करें ताकि माता पिता का नाम रोशन कर सके। धन्यवाद, मैं बस यही कहना चाहूंगा। और यदि मेरे समझाने में कुछ गलतियां हुई हों तो मैं भी अभी कोई इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, ज्ञाता नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह हूँ। उन गलतियों को एक छोटी सी गलती समझकर माफ करना।